A very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, things are fine at your place. और उसी के साथ आज ये फिर सेशन शुरू करते हैं. क्या कुछ हमें कवर करना है, क्या डिस्कस करना है, एक लिस्ट आपके सामने है दैट विल टॉक अबाउट इन डिटेल, बहुत अच्छे से लेंगे. ऊपर जो आर्टिकल्स हैं दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. पहला जो है दैट इज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. तो क्यू न्यूज़ में है, क्या है, यूपीएससी अक्सर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बनाती है और हमें इसके रिगार्डिंग हर एक फैक्ट, इसका रोल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी ये काउंसिल है, क्या काम करती है, ये सब कुछ जानना इंपॉर्टेंट है. राइट, सो विल टेक दैट अप. क्यू न्यूज़ में है, वो भी अभी आपको बता दूंगी. देन यू हैव द अदर प्रोजेक्ट नमन. अब ये चीजें आपके मेंस में भी काम आ सकती हैं. अब ये प्रोजेक्ट नमन किस लिए है, जब पता चलेगा तो यू कैन राइट इट इन मेंस आंसर राइटिंग आल्सो. स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ऐसे करके. वैसे प्रोजेक्ट नमन क्या है देखेंगे, जीएस पेपर 2 से लिंक करता है. देन यू हैव अ स्पीशीज इन न्यूज, जीएस पेपर 3. फिश है, फिश का नाम है चिताला फिश. क्यू न्यूज में है, किस लिए है, कहाँ पाई जाती है, कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, आईयूसीएन स्टेटस, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट. राइट, दिस इज द नेम. एक बहुत ही ज़्यादा एक हॉट टॉपिक आई वुड से जो चल रहा है, जो हमारे मेंस के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, मतलब मेंस का आर्टिकल आप इसको बोलोगे, इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी बड़ा है, हिंदू में भी आया है. नेशन का नाम, नेम ऑफ द नेशन, इंडिया और भारत, इसको लेके बहुत भी रिसेंट अटेम्प्ट्स ऐसे लग रहा है, मतलब दैट इज अ स्पेक्युलेशन कि ऐसा हो सकता है क्या कि नाम चेंज हो जाएगा, इंडिया का भारत हम कर देंगे. ये क्या बातें हैं. बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बीइंग अ सिविल सर्विस अपकमिंग ऑफिसर्स, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि स्पेक्युलेशन जो है वो जो आपके आसपास जो लोग हैं जो तैयारी नहीं कर रहे एग्जाम की, कोई भी कर सकता है. राइट, नेम चेंज हो जाएगा. जब भी आप डिस्कशन भी करो ना, तो ऐसी डिस्कशन हो जो शार्प माइंडेड पीपल के साथ हो. ऐसी डिस्कशन नहीं होनी चाहिए जो चाय के नुक्कड़ पे होती है. राइट, सो तथ्यों के साथ आपके पूरे फैक्ट्स, चीज़ें, डिटेलिंग, एनालिसिस सब क्लियर होना चाहिए. आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए नेशंस के नेम्स की. तो ये सारी चीज़ें हैं. और अभी न्यूज़ में क्यों है, वो सारी बातें मैं आपके साथ कवर करूंगी. तो बहुत ही इन डिटेल इसको लेंगे, एक मेंस के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल है आपका. देन यू हैव चर्चा का विषय नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कमेंट सेक्शन में देखे जिन्होंने टीचर्स डे विश किया कल, सो थैंक यू एवरीवन फॉर दीज वार्म विशेस. आप हो तो हम हैं, यही बात है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो भी सेशंस हम कवर करते हैं डेली, जो एडवाइस मैं आपको देती हूँ वो आपके काम आ रही हो. बस यही ऑब्वियसली हर एक मेंटर यही चाहता है कि आपकी जर्नी में जो आप सक्सेस आगे लो, तो हम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि अच्छा ये वाली सड़क पे चलो, यहाँ से टर्न ले लो, आगे स्पीड ब्रेकर आएगा. ये चीज़ें बताने की है, चलना आपको है, करना आपको है. सो थैंक यू फॉर ऑल दोज वार्म विशेस. इसी के साथ पहला चर्चा का विषय नेशनल टीचर्स अवार्ड देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. और सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्री राम्स IAS चैनल ऑल्सो. एज फार एज टीचर्स डे इज कंसर्न्ड, पर्पस क्या है नेशनल टीचर्स अवार्ड जो दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, इस साल भी दिए गए कुछ टीचर्स को, ताकि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू सम ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स इन द कंट्री, टू ऑनर देम, टू ऑनर दोज टीचर्स जो उनका कमिटमेंट रहा है, जिन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया है. सिर्फ वो नहीं, उन्होंने जो बच्चों की जिंदगी में जो चेंजेस लाए, दे एनरिच द लाइव्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स, तो उनको ऑनर करने के लिए नेशनल टीचर्स अवार्ड सेलिब्रेट किया जाता है. इस अवार्ड के अंदर हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो 5 सितंबर को ये अवार्ड देते हैं. सिल्वर मेडल होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, 50,000 का कैश प्राइज होता है. अब इस साल क्या हुआ है, इस स्कोप, जो इस अवार्ड का स्कोप है, इसका जो एम्बिट है वो एक्सपैंड किया गया है. पहले जो टीचर्स थे दे वर बीइंग सिलेक्टेड बाय फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, लेकिन अब टीचर्स आर ऑल्सो सिलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. तो कहने का पर्पस ये है कि इसके एम्बिट को बढ़ाया गया है. राइट, तो दिस वॉज
द सिनेरियो, लेकिन ऑब्वियसली क्यों होता है ये सब आपको पता होना चाहिए. नाउ द टीचर्स आर बीइंग सिलेक्टेड, टीचर्स फ्रॉम अ वाइडर रेंज ऑफ एजुकेशनल सेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स, दे आर नाउ एलिजिबल टू रिसीव द अवार्ड. तो एक्सपेंशन हुआ है, राइट, to honor those outstanding educators from different levels and areas of education. वो सिर्फ अब they are not just those who are in the primary schools or secondary schools. Clear? टीचर्स डे इंडिया में सेलिब्रेट होता है हर साल 5th of September को, यानी कि कल था, टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एडुकेटर्स, जिसमें टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स इन इंडिया. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहे हैं एक टाइम पे, उन्होंने सजेस्ट किया और उन्हीं के बर्थडे पे टीचर्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. तमिलनाडु के एक टाउन में ही वॉज बॉर्न 1888 के अंदर. फिर उन्होंने फिलोसफी ही स्टडीड एट क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास. फिर उसके बाद वो प्रोफेसर बने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में, फिर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर. तो ये उनके कुछ एकेडमिक्स की बात है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1952 to 1968, second president of India 1962 to 1967. He was also the ambassador of India to the Soviet Union. फोर्थ वाइस चांसलर भी थे BHU के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के. ये कुछ उनका टाइम फ्रेम भी दिया गया है. In 1984 में he was posthumously awarded भारत रत्न ऑल्सो, राइट. तो ये था चर्चा का विषय, लेकिन ये ऐसा विषय था जहाँ से मतलब यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है. और एनीवे आपको जब भी कोई दिन होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे के रीजंस आपको क्यूरोसिटी होनी चाहिए जानने की. ठीक है, ये बहुत ही एक इस पे टाइम लेंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे. इंडिया दैट इज भारत, इसके पीछे जो अभी बातें चल रही हैं, जो स्पेक्युलेशंस हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं और वो क्या हैं. ये पूरी की पूरी डिस्कशन, ये आप बोल सकते हो जो भी अभी करंटली न्यूज में है, वो क्यों है. एक चीज हाईलाइट हुई है, एक सिचुएशन वेयर ऑपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कुछ इमेज शो करी है. अभी G20 की समिट होने वाली है, सो देयर वर सर्टेन इमेजेस ऑफ द ऑफिशियल इन्विटेशन टू द G20 डिनर. उसके अंदर, उस इन्विटेशन के अंदर जो लिखा गया है, दैट रेफर टू द होस्ट. होस्ट जो है वो ऐसे लिखा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत. मतलब इंस्टेड ऑफ वी यूज टू राइट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें इन्विटेशन के अंदर दैट द G20 डिनर इज बीइंग होस्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये लिखा हुआ है. यूजुअली हम यही लिखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो अभी उसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत. सो ये स्पेकुलेशन है कि आने वाले सेशन के अंदर देर इज अ स्पेकुलेशन कि कंट्री का ऑफिशियल जो देर विल बी चेंज, ऑफिशियल चेंज इन द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम इंडिया टू भारत. चाहे आर्टिकल 1 अगर आपने पढ़ा हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर जाके पढ़ना. आर्टिकल 1 क्या कहता है? सो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत. इसके बारे में मैं अभी आपके साथ आगे बात करूंगी, लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी में चेंज हुआ है, मतलब उन्होंने भारत लिखा इंडिया की जगह, पहले क्या लिख सकते हैं, मतलब ऐसा पूछा भी गया तो सी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया भारत, राइट. सो इस मैटर को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं. इंडिया नोन एज भारत आर्टिकल 1 में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अंदर एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया गया है नेम फॉर द कंट्री, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. मतलब ड्यूअल नोमेनक्लेचर की बात करी हुई है, राइट. The use of Bharat in this official invitation by the government can be seen as maybe a shift in the emphasis, maybe a symbolic gesture. It may carry cultural significance, it may carry political significance, it may suggest a desire to promote the use of traditional name Bharat more prominently in the official context. कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो चेंज किया इन द टर्मिनोलॉजी, यहाँ डिबेट आ गई, यहाँ आ गया एक स्पेकुलेशन, स्पेशली अमंग दी ओपोजिशन पॉलिटिशियंस. ऐसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार ने नहीं दिया है कि नेम चेंज हो रहा है या कुछ भी, बट यहाँ एक स्पेकुलेशन है. सम आर्ग्यू दैट ये एक अटेम्प्ट है, इट मे बी एन अटेम्प्ट टू अलाइन मोर क्लोजली विद द हिस्टोरिकल रूट्स, विद द कल्चरल रूट्स, लेकिन दूसरे इसको देखते हैं एज अ पॉलिटिकल मूव. हमें पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना, राइट. थोड़ा सा जो टर्म्स हैं, भारत, हिंदुस्तान,
और इंडिया, इनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत, ये जो टर्म है, ये रूट इसका क्या है, रूट्स कहाँ से आते हैं? देखो, भारत जो है इट होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। दिस टर्म भारत, भरत, अगर आपने सुना हो सो किंग भरत रहे हैं, वहां से भी आया। फिर भारत जो है उसका ओरिजिन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, पुरानिक लिटरेचर, महाभारत वहां पर भी है। सो इंडियन माइथोलॉजी के बहुत ही एसेंशियल टेक्स्ट हैं ये, एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी। पुराण्स के अंदर भारत को डिस्क्राइब किया गया है एज द लैंड बिटवीन सर्दर्न सी, बिटवीन द सी इन द साउथ एंड द अबोर्ड ऑफ स्नो इन द नॉर्थ। मतलब सागर से लेके साउथ में जो सी है वहां से लेके ऊपर स्नो इन द नॉर्थ, वहां तक पुराणों के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है। फिर उसके बाद सोशल साइंटिस्ट एक्सप्लेन भारत in the sense of religious and social cultural identity rather than a political or geographical one। जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, दे हैव इंटरप्रेटेड भारत, ये भारत सिर्फ एक कोई पॉलिटिकल एंटिटी या कोई जियोग्राफिकल यहाँ से लेके यहाँ तक की एंटिटी नहीं है, ये एक सोशियो कल्चरल और एक रिलीजियस टर्म्स में भी इसको देखा गया है। ये सिग्निफाई करता है यूनिटी को, ये सिग्निफाई करता है यूनिटी दैट इज बेस्ड ऑन कल्चर, यूनिटी दैट इज बेस्ड ऑन फेथ, राइट? इट underscores the importance of India as the cultural diversity, spiritual heritage। भारत को देखो तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी, एक वो जगह, एक ऐसा रीजन जहाँ पर ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है सोसाइटी में वो प्रिवेल करता था, राइट? दिस टर्म इज लिंक्ड टू डोमिनेंट फिलोसफिकल ट्रेडिशंस ऑफ एंशियंट इंडिया, वेद, ब्राह्मणिज्म, राइट? और किंग भरत, तो it is also the name of the ancient legendary king। King Bharat is considered the ancestor of Rigvedic tribe of Bharats। तो यहाँ से इसको देखा गया है as the you can say ancestor of the people। तो ये इसकी mythological lineage भी है, right? Bharat tribe is often seen as the ancestors, forefathers of all the previous people who live in the Indian subcontinent। तो ये टर्म है भारत को लेके, इसके पीछे ये कहाँ से आता है? पुराणों से, वेद में है, महाभारत यहाँ से आया है, और इट रेफर्स टू दी सब कॉन्टिनेंटल टेरिटरी वेयर ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ सोसाइटी प्रिवेल्स। भरत इज ऑल्सो द नेम ऑफ एंशियंट किंग, इट रिप्रेजेंट्स लाइक अ यूनिटी ऑफ कॉमन फेथ, कल्चर। तो फिर हिंदुस्तान, द नेम हिंदुस्तान इज थॉट टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम हिंदू, the Persian equivalent form of the Sanskrit सिंधु। देखो, इसको समझते हैं आप थोड़ा सा। अब थोड़ा भारत टर्म क्लियर हो गई। मतलब इट इज अ टर्म दैट इज सिंपली, अगर मैं उसको समराइज करूं भारत को, तो भारत टर्म जो है दैट इज डीपली रूटेड इन दी हिस्टोरिकल फैब्रिक ऑफ इंडिया, द कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया। ये सिर्फ जियोग्राफिकल बाउंड्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इट ऑल्सो कैरीज religious and cultural significance also। It reflects faith, it reflects diverse traditions, it reflects cultures जो evolve हुए हैं, जो coexist करे हैं on the Indian subcontinent, right? So this term is integral to India's identity और उसके rich heritage के साथ, right? It is a reflection for the nation, it continues to be a source of pride। फिर बात करते हैं हिंदुस्तान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, आई एम टेकिंग टाइम ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। देन यू हैव दिस टर्म हिंदुस्तान। ये कहां से आती है टर्म? सी, दिस टर्म हिंदुस्तान इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हिंदू। सिंधु सबने सुना है, सिंधु, सिंधु इज रेफर टू इंडस रिवर, तो सिंधु से बना हिंदू, हिंदुस्तान ऐसे बोला गया। सो इट वॉज यूज इन द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट टू डिस्क्राइब द रीजन, जो इंडस रिवर के पास रीजन था, इंडस को सिंधु बोलते थे, तो सिंधु मतलब उसके पास जो रीजन था वहां से ये बना। सो द टर्म हिंदू आया वहां से। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली हिंदुस्तान, इट केम इनटू यूसेज, राइट? बाय द टाइम ऑफ द अर्ली मुगल एम्पायर इन 16th सेंचुरी, उस टाइम की बात लूँ तो हिंदुस्तान, ये जो टर्म है दैट वाज इवॉल्व, और इसको डिस्क्राइब, हिंदुस्तान बेसिकली इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब जो इंडो गैंगटिक प्लेन है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान का यूज होने लगा इस टर्म का। ये रीजन कवर करता था आज के टाइम का पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट? वो जो फर्टाइल प्लेन्स हैं इंडस गंगा रिवर्स के, तो वहां से
सिंधु से हिंदू, और ये हिंदुस्तान वो वाला एरिया। फिर 18th सेंचुरी के आसपास की बात है, हिंदुस्तान वॉज ऑफन यूज टू रेफर टू द टेरिटरीज अंडर द रूल ऑफ मुगल एम्पर। वही बात हो गई, राइट। जब एट इट जिनिथ मुगल एम्पायर ने स्पैन किया लार्ज पोर्शन ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का पार्ट, तो हिंदुस्तान देयरफॉर ड्यूरिंग दैट पीरियड represented that area, right? Cultural or historical significance, it symbolizes the blending of Persian and Indian influence during the Mughal Empire, Mughal era, right? लेकिन आज के टाइम पे हिंदुस्तान इज लेस कॉमनली यूज एज अ पॉलिटिकल टर्म, क्योंकि इट ऑब्वियसली इट हैकन्स बैक टू द मुगल पीरियड एंड इट डज नॉट, ऑब्वियसली आपने देखा वो वाला एरिया है जो आज के टाइम का बांग्लादेश, इंडिया और ये गैंगटिक प्लेन्स वाला है। सो इट डज नॉट एनकम्पास द एंटायर टेरिटरी ऑफ मॉडर्न इंडिया ऑल्सो। फिर टर्म आती है इंडिया। ये टर्म कैसे बनी, ये कहाँ से आया? सी, Greeks played a role in the early use of this term India. They used the term Indus, देखो सिंध हिंद ऐसे हुआ, सिंधु हिंदू। सो इंडस से यहां से शिफ्ट हुआ नॉमेनक्लेचर के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस लैंड, द लैंड बियॉन्ड द इंडस रिवर, उसको बोलने के लिए उन्होंने यूज किया टर्म इंडिया, राइट। एलेक्जेंडर द ग्रेट who invaded the Indian subcontinent in the 3rd century BC, at this time ये term India had already come to be associated। अब वो बोलने की बात है कि इंडस के बाद जो भी बेसिकली द बियॉन्ड दैट इंडस रिवर जो भी रीजन है उसको बोलने के लिए सिंधु नहीं यूज किया, इंडिया यूज किया, क्योंकि इंडस से आया, राइट। फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चले तो 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करी, उन्होंने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो ब्रिटिश मैप्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये नाम इंक्रीजिंगली यूज होने लगा इंडिया, दैट इज वॉज टू रेफर टू दिस सब कॉन्टिनेंट। फिर इसमें यूरोपियन साइंटिफिक एसोसिएशन जितनी भी हैं, तो ये नेम जो है ऑब्वियसली साइंटिफिक एंड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन लाइक सर्वे ऑफ इंडिया, दे अडॉप्टेड द नेम, ऐसे करके इंडिया, द एडॉप्शन ऑफ इंडिया as the official name for the subcontinent under British rule, it changed the understanding of the region, right? So simple सी बात है, इसकी समरी ये है, this evolution of the term India from its early Greek usage to its widespread adoption during the British colonial period, it reflects the complex history of the region's nomenclature. It not only replaced वो जो हिंदुस्तान but also played मतलब a role in the shaping आप बोल सकते हो perceptions भी, बिल्कुल। So अब बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है जवाहरलाल नेहरू की, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रेफर किया कंट्री को विद डिफरेंट नेम्स, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, टू रिप्रेजेंट द डाइवर्स कल्चर, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर दिस वॉज अ टास्क ऑन डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंट्री फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिबेट हुई एंड डिस्कशंस हुए, काफ़ी हुए। फिर फाइनली आर्टिकल 1 आया। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, राइट। सो दिस फॉर्मुलेशन ये क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इंडिया भी और भारत भी ऑफिशियल नेम फॉर द कंट्री। सो दिस इज ड्यूअल नोमेनक्लेचर। ऐसा था कि कुछ मेंबर्स दे वर अगेंस्ट द यूज ऑफ द नेम इंडिया एज दे सॉ इट कि ये कॉलोनियल पास्ट का रिमाइंडर है। कुछ ने आर्ग्यू किया दैट इंडिया हैज रिप्रेजेंटेड द कॉलोनियल लेगेसी व्हाइल भारत वाज अ मोर इंडिजीनियस एंड कल्चरल नेम। सो अदर साइड ऑफ द सेक्शन भी था, तो एक मतलब विजन्स हो जे दैट वर कॉन्ट्रास्टिंग विजन्स। तो फाइनली डिस्पाइट दोज डिफरेंट ओपिनियंस जो भी हुआ, तो फाइनली जो ड्राफ्ट जो हुआ प्रिपेयर, उसमें था इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फाइनली ये यूज किया गया। अभी ये स्पेक्यूलेशन है। अब देखो उन्होंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी एज इन मतलब जो इनविटेशन दिया है G20 डिनर के लिए, वहां पर भारत टर्म लिखा है। आर्टिकल 1 में मेंशन है इंडिया दैट इज भारत। अगर आप इंडिया ये जो टर्म है ये हटा के भारत करना चाहते हो तो फिर यहाँ आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप भारत टर्म अभी कहीं भी आप यूज कर सकते हो, इंडिया दैट इज भारत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन अगर आप कहो कि नेम चेंज हो के सिर्फ भारत, तो वहां पर
एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और ये पहले अटेम्प्ट्स हुए हैं 2020 में, सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को डिसमिस भी किया था, राइट। इसको लेके कोर्ट ने कहा इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, दैट वाज इन न्यूज़। तो मेरे को ये आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, कैसे कैसे टर्म्स आए, क्या ये टर्म आप भारत यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियली, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2020 के अंदर। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर आर्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। 20th एशियन इंडिया समिट हुआ था, and there was the 18th East Asia Summit also. So the government booklet on the Indian PM's upcoming visit to Indonesia, that time it was referred to him as Prime Minister of Bharat. तो ये चीज़ें हैं, there were attempts, and that is a scenario. Moving on to the next one. Vijayawada railway station was awarded Green Railway Station certification with the highest rating of platinum by the Indian Green Building Council. इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, काउंसिल के बारे में। विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है उसको अवार्ड किया गया है एज अ ग्रीन रेलवे स्टेशन, सर्टिफिकेशन दिया गया है विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनम। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बोले तो क्या? The Indian Green Building Council was established in the year 2001. It operates as a part of Confederation of Indian Industry, CII. ये एक prominent industry association है इंडिया के अंदर जो काम करती है towards enhancing economic growth, right? And industrial competitiveness. अब IGBC जो है, it is widely recognized as India's premier certification body for green buildings. इसका ऑब्जेक्टिव है कि अक्रॉस द कंट्री जो आप कंस्ट्रक्शन करें, दैट शुड बी ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका कोर फंक्शन क्या है? IGBC इज द फंक्शन इज टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर द ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम्स। उस प्रोग्राम के अंदर जो बिल्डिंग्स बनती हैं, टू एसेस, to certify based on उनका environmental impact, energy efficiency, resource conservation, overall sustainability, right? So IGBC also offer training programs, किसको? To the real estate industry, to the professionals in this industry, in the construction one, ताकि उनको educate किया जाए कि कैसे आप green building materials का use कर सकते हैं, sustainable practices, technologies, right? So overall they are contributing to the development of skilled workforce also that is capable of implementing these green building principles. तो हर साल green building congress ये एक फ्लैगशिप इवेंट होता है जो सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, सब साथ में आते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट द इनोवेशंस, अबाउट द चैलेंजेस, जो करंट ट्रेंड्स हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अभी फॉर द विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन गेटिंग दिस सर्टिफिकेशन। ये सिग्निफाई करता है कि रेलवे स्टेशन हैज इम्प्लीमेंटेड वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग होगी, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होगा, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स होंगे, ग्रीन लैंडस्केपिंग होगी। सो ये सारी चीज़ें इट सिग्निफाइज। IGBC की इन्वॉल्वमेंट है एज वन ऑफ द 5 कंट्रीज ऑन बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑल्सो, ध्यान में रखना। और ये जो रेटिंग दी गई है वो 6 एनवायरमेंटल कैटेगरीज पे दी गई है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ये याद कर लेना। हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव दिस फिश चिताला। क्यों न्यूज में है? ये फिश है, इनकी तस्वीर आप देख लो। जो मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्टर है फॉर फॉरेस्ट, फॉर फिशरीज, लाइफ स्टॉक एंड डेयरिंग, दे अनाउंस दैट रिवर रैंचिंग ऑफ Uttar Pradesh state's fish chitala will be carried out to increase its population in the natural water sources like Ganga. सबसे पहले तो ये river ranching क्या होता है, ये टर्म क्लियर हो गई तो सारी बातें ही क्लियर हो जाएंगी। See, river ranching is typical simply the practice in which rivers, water bodies, they are managed to support breeding, stocking। सिंपल सी बात ये है, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ एक्वेटिक स्पीशीज जैसे फिश। मतलब इसके अंदर यू यूज सच टेक्निक, यू यूज एक्टिविटीज ताकि आप
एनहांस कर सको नेचुरल हैबिटेट ऑफ रिवर और वाटर बॉडी टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ दीज स्पीशीज, राइट। तो इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रिवर रैंचिंग पता चल गया। रिवर रैंचिंग अब यहाँ पर इट इज रेफरिंग टू द रिलीज ऑफ द फिश इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, ताकि उनकी पॉपुलेशन को बूस्ट किया जाए। इस केस के अंदर फोकस है चिताला फिश के ऊपर विच इज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एंड पर्पस गोल क्या है? इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ दिस फिश इन द गंगा रिवर इन उत्तर प्रदेश। ये जो फिश है दे आर ऑब्लिगेट प्रीडेटर्स। इसके बारे में प्रीडेटर है, नॉक्टर्नल है। तो प्रीडेटर्स मतलब दे फीड ऑन स्मॉलर फिशेस, दे हैव दिस बिहेवियर। एंड नॉक्टर्नल मीन्स दे आर मोर एक्टिव एट नाइट व्हेन दे हंट फॉर देयर प्रे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो बेसिकली दे आर ऑफन रिपोर्टेड टू हैव दैट रेंज जो एक्सटेंड करती है अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सदर्न एशिया, राइट। इट इज बिलीव दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर रिस्ट्रिक्टेड। तो इसकी जो नेटिव रेंज है इट इज लिमिटेड टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओनली। पाकिस्तान थोड़ा सा इट इंक्लूड रीजन्स इन पाकिस्तान, इंडिया के अंदर मणिपुर, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, यूपी, यहाँ पर नेपाल में, बांग्लादेश में, राइट। फिर बात कर लेते हैं हैबिटेट की और IUCN स्टेटस की। नियर थ्रेटेंड है और हैबिटेट मैंने आपको बताई दिया। फ्रेश वाटर लेक्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी रिवर बेसिन इन इंडिया यहाँ पाई जाती हैं। और रही बात इसके सिग्निफिकेंस की, इस रिवर रैंचिंग के सिग्निफिकेंस की, सो सिंपल सा यही है कि देखो दिस रिवर रैंचिंग ऑफ चिताला फिश हैज अ ecological benefit to balance out that aquatic ecosystem, increasing the fish farmers' income also. It will provide economic benefits to the fish farmers, right? Providing protein-rich diet. It is a source of protein, this fish is. And yes, प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना के बारे में तो सबको पता ही होगा, एंड उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हो, जहाँ पर द रेफरेंस टू प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 1000 करोड़ अंडर दिस योजना इन यूपी ये सजेस्ट करती है दैट गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग in the development of fisheries sector in the state, right? Last but not the least, आज का आर्टिकल प्रोजेक्ट नमन क्या है? ये इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च दिस प्रोजेक्ट। तो इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर होगा क्या ये डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड सी ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू द फैमिलीज, to the veterans and the families of personals who have made that ultimate sacrifice in the service to nation. So project Naman involves setting up grievance redressal centers जो डिजाइन किए जाएंगे to cater to the needs of the veterans and the next kin of the deceased personnel. So basically ये centers एक crucial point of contact होगा जहाँ पर veterans and the families can seek assistance. They can seek resolution, जो भी various issues हो उनको लेके their concerns related to the services, related to entitlements. पहला center is being established, said to be established in Delhi cantonment, right? And it holds a great significance to the families, to the veterans. So this project Naman will include common service centers जिनका aim होगा to streamline the interactions between the relatives, veterans and the government services, right? So उसके बाद एक पोर्टल भी है, सबने सुना होगा, स्पर्श पोर्टल। यही है जो मैंने आपको बताया है, स्पर्श पोर्टल ऑफ वेटरन्स। ये क्या है? थोड़ा सा स्पर्श पोर्टल के बारे में भी जान लेते हैं। स्पर्श पोर्टल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इससे जुड़ी हुई है। सो दिस पोर्टल is basically, you can say, it is to address the pension, the disbursement requirements for the various segments of armed forces, army, navy, air force, right? So this system एक basically इसका गोल ये है कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आना to the defense pensioners regarding their pension accounts. एक पूरा मेंटेन करता है पोर्टल, कैप्चर करता है पूरी हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स, the entitlements for the pensioners from the date starting from the date their pension commenced, continuing until the date of secession. So ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, and defense account department plays a very important role in administering this system, right? So ये पूरा सिस्टम जो पोर्टल डिज़ाइन किया गया है, it cover all the aspects of pension cycle, ensuring comprehensive support and service for the pensioners. ठीक है।
तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. You can share it with other friends and subscribe to the channel as well. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning everyone. Take care. All the best. Thank you.